हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके बुक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर 7 करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये है चैप्टर 7। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बुक में चैप्टर्स बटे हुए हैं, तो मैं आज आपको ये बुक भी दिखा देता हूं और साथ में इसके चैप्टर्स को भी मैं दिखा देता हूं कि क्या क्या हैं, कैसे कैसे पूछा जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपका बुक रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और इसमें आप देख सक रहे हैं कि क्लास 11th और 12th दोनों के लिए ये बुक है, ठीक है। और साथ ही साथ आप यहाँ देखें, ये सब हैं इसके चैप्टर्स। कंटेंट में आप देख सकते हैं कि इसमें चैप्टर्स कौन कौन से। सेक्शन ए है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो कि लैंग्वेज पार्ट है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें ये आपकी जो है कुल मिलाकर 8 कहानियाँ हैं। इसमें हाउ इंग्लिश बिगिन पढ़ चुके, हाउ इंग्लिश डाउन द एजेस पढ़ चुके, और ये फिर ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश और इंग्लिश एज वर्ल्ड लैंग्वेज, ये आपको 12th में पढ़ना है, ये 4 चैप्टर। और ग्लोबल इंग्लिश और फ्यूचर ऑफ इंग्लिश जो है ये अभी आपको पढ़ना है, मतलब 11th में। फिर आपका ये लिटरेचर पार्ट शुरू होता है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं 3 लेसन इधर भी है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये आपके 11th का है। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा और स्टोरी ऑफ इंग्लिश नॉवल इन इंग्लिश, ये 2 चीज़ें जो है आपको 12th में पढ़नी है। आप इसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ चैप्टर को बांट कर दिखा दिया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं कि 11th के लिए आपके चैप्टर 1, 2, 7, 8, 9 ये 5 चैप्टर 11th के लिए हैं। जबकि यहाँ जो बचे हुए 6 चैप्टर हैं 3, 4, 5, 6 एंड 10, 11, ये 6 चैप्टर जो है 12th के लिए हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। और अगर आपके पास बुक है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छी बात है। चलिए आज हम आते हैं अपनी कहानी पर बिना देरी के और शुरू करते हैं इस कहानी को। यहाँ पर दिया गया है कि इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ एंग्लो सैक्सन इन ए सिंगल स्टैंडर्ड। मतलब कि यहाँ पर इंग्लिश के बारे में बात हो रही है कि इंग्लिश जो विकसित हुआ एंग्लो सैक्सन्स की भाषा के रूप में। जैसे कि आपने शुरुआती के 2 चैप्टर में देखा था, इसके बारे में जिक्र किया गया था कि एंग्लो सैक्सन लोग जो थे उन लोगों ने ही इंग्लिश को विकसित किया है। ये एक वहीं से ये एक सिंगल धागे के रूप में, एक सिंगल मानक के रूप में जो है, एकल मानक के रूप में ये यहाँ पर से शुरू हुआ। और उस समय इसको कहा जाता था क्वींस इंग्लिश, मतलब कि ये इंग्लिश की रानी है, ठीक है। मतलब कि सारे के सारे इंग्लिश यहीं से ओरिजिनेट हुए, तो मुख्य यही है और ये इंग्लिश की रानी कही गई। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू बी नोन एज RP। और जो स्टैंडर्ड है, जो मानक है ब्रिटिश अंग्रेज़ी का, ठीक है, वो आगे जा कर के RP के नाम से जाना जाने लगा। RP क्या है देखिए, इसको कहते हैं रिसीव्ड प्रोनंसिएशन। मतलब कि जो उच्चारण उन्हें प्राप्त हुआ है, जो मूल शब्दों से उच्चारण प्राप्त हुआ है, उन्हें वो RP कहते हैं, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्पीच जो है आगे चल कर के रिसीव्ड प्रोनंसिएशन के नाम से जाना जाने लगा। Along its way टू बिकमिंग अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। और फिर इसी प्रकार ये आगे बढ़ते हुए ब्रिटिश का जो है, मतलब कि इंग्लैंड का एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गया, ठीक है। इंग्लैंड का एक मानक भाषा बन गया इंग्लिश। इंग्लिश बोरोड फ्रीली फ्रॉम लैंग्वेजेस दैट इट्स स्पीकर केम इन कॉन्टैक्ट विथ थ्रू ट्रेड, ठीक है, कॉन्टैक्ट विथ थ्रू ट्रेड, स्प्रेड ऑफ लर्निंग, न्यू फॉरेन इन्विजन्स एंड सो ऑन। और जिस प्रकार से इंग्लिश को आप देख रहे हैं, इंग्लिश ने बहुत सारी चीज़ों को दूसरे भाषाओं के वक्ताओं से ग्रहण किया, ठीक है। इंग्लिश बोरोड फ्रीली फ्रॉम लैंग्वेजेस, मतलब ये दूसरे भाषाओं से जो है उधार ले रहा है शब्द। इंग्लिश के शब्द जो है दूसरी भाषाओं से निकले भी हैं, ठीक है। दैट इट्स स्पीकर केम इन कॉन्टैक्ट विथ थ्रू ट्रेड। और इसके जो वक्ता हैं वो अलग अलग लोगों के साथ संपर्क में आए, चाहे आप बात करें व्यापार के माध्यम से वो संपर्क में आए। क्योंकि आप जानते हैं जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारे देश का संबंध कई सारे देशों से, डच से, पुर्तगाल से, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, ऐसे बहुत सारे देशों से हमारा संबंध रहा, जो कि वो हमारे यहाँ आते थे और अपनी भाषा वो कहते थे।
तो उनकी भाषा और हमारी भाषा फिर मिक्स हुई, है ना। तो व्यापार के माध्यम से अंग्रेज़ी जो है वो बढ़ी। और फिर है स्प्रेड इन लर्निंग, मतलब कि इसका जैसे जैसे सीखने में विकास हुआ तो उस समय अंग्रेज़ी का विकास हुआ। न्यू फॉरेन इन्वेजन, मतलब कि दूसरे देशों पर जब अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया तो वहाँ पर उनकी भाषा जो है वो छपी। आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि अंग्रेज़ चले गए, अंग्रेज़ी छोड़ गए। तो वही बात हुई कि जहाँ जहाँ उन्होंने आक्रमण किया वहाँ पर उनकी भाषाएं जो है वो रह गई। एट फर्स्ट द न्यू वर्ड्स कैम मेनली फ्रॉम यूरोपियन लैंग्वेज। शुरुआती में क्या हुआ कि जहाँ जहाँ अंग्रेज़ गए थे उसमें यूरोपीय भाषा के शब्द जो है वो ज़्यादा आए। जैसे कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आप ध्यान रखेंगे इन शब्दों का, क्योंकि हो सकता है कि बोर्ड परीक्षा में शब्दों में से कोई भी एक लिख दिया जाए और ये पूछा जाए कि ये शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। जैसे हम लोग हिंदी में भी बहुत सारे शब्द को ऐसा कहते हैं कि ये हिंदी के शब्द हैं, लेकिन वो निकलते हैं पारसी के शब्द या फिर किसी और भाषा के, उर्दू के शब्द निकलते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं लैटिन भाषा के शब्द है, एडेप्ट है, क्रेसिस है, एग्जिस्ट है, फैक्ट है, स्केलेटन है, टेम्परेचर है, वैक्यूम है, वायरस है। ठीक है, वायरस अभी ज़्यादा प्रचलित है कोरोना वायरस को लेकर। फिर इस स्पेनिश शब्द में एप्रिकॉट, ये एक तरह का फल है, बनाना जो कि आप जान रहे हैं, केला है, गिटार है, मच्छर मॉस्किटो। निग्रो शब्द, निग्रो एक तरह की प्रजाति है। आलू है, पोटैटो। फिर टोबैको, खैनी है। इटालियन शब्दों में आपका बैल्कनी, मतलब जो घर का जो बाहर का बरामदा होता है, जो कि खिड़की जिसको कहते हैं, जहाँ पर से आप खड़े होकर बाहर की दुनिया देख सकते हैं। बैलेट तरह का एक तरह का जो है ये मतलब कि जहाँ वोटिंग की जाती है उसको कहते हैं। डिज़ाइन है, जिराफ है, लॉटरी, ओपेरा गाने की एक तरह की विधि है। ठीक है, रॉकेट तो आप जान ही रहे हैं। वायलिन ये एक तरह का वाद्य यंत्र है। फ्रेंच शब्दों में एनाटॉमी है, चॉकलेट है, डिटेल है, इनवाइट, मसल्स, पासपोर्ट और टोमेटो। ये शब्द जो हैं अलग अलग भाषाओं के हैं, लेकिन अब ये सारे शब्द अंग्रेज़ी के हो चुके हैं। हम इन शब्दों को अंग्रेज़ी का शब्द मानते हैं, है ना। तो ये सारे शब्द जो है आपके दूसरी भाषाओं के हैं, लैटिन, स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच। ठीक है, तो अगर ऐसे देखें तो हम सब जो है बहुत तरह की भाषाएँ बोलते हैं। This borrowing habit of English has made it a most glorious impure language। ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर, यहाँ पर कहा गया कि इंग्लिश की ये उधार लेने वाली जो गुण है, ये दूसरे शब्दों से जो मतलब भाषाओं से जो शब्द का उधार ले रहा है, इसने अंग्रेज़ी को बहुत ही ज़्यादा गौरव करने वाला अशुद्ध भाषा बना दिया है। देखिए, भाषा तो अशुद्ध है क्योंकि तरह तरह की भाषाओं के मिश्रण से ये बनी है, लेकिन इसके बावजूद ये गौरवशील है। ये पूरे दुनिया में इसका गौरव फैला हुआ है ना। तो इसीलिए अंग्रेज़ी को द मोस्ट ग्लोरियस इम्प्योर लैंग्वेज कहा गया है, सबसे ज़्यादा गौरवशील और अशुद्ध भाषा। बाय द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी तक, इंग्लैंड हैड बिकम ए वेरी पावरफुल नेशन। मतलब 18वीं शताब्दी आते आते जो है इंग्लैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर देश बनकर के उभरा। इट वॉज सेड दैट द सन नेवर सेट इन ब्रिटिश एम्पायर। और ये कहा जाता था, आपने भी सुना होगा कई बार, कि अंग्रेज़ों के शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ठीक है, अंग्रेज़ों के शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। इस कथन को कहने का कारण क्या था, आप समझिए इस बात को अंग्रेज़ इसीलिए कहते थे क्योंकि अंग्रेज़ का शासन पूरी दुनिया पर था। हर दुनिया के हर जगह पर किसी न किसी देश में अंग्रेज़ों का शासन था ही। इसीलिए इस देश में नहीं तो उस देश में प्रकाश तो हर जगह है। ठीक है, तो इसीलिए कहते थे उनके राज में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता था, जहाँ जहाँ उनका राज था। बिकॉज मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आधी दुनिया से ज़्यादा, आप चाहें बात करें फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आप देखते हैं भारत के नज़दीक है। ठीक है, भारत के पूर्व दक्षिण में है, दक्षिण पूर्व में ये ऑस्ट्रेलिया महादेश पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर जो है, और वहाँ से आप ऑस्ट्रेलिया महादेश से निकलकर एशिया महादेश आ जाएं, हम लोग तो उसी के गुलाम रहे। ठीक है, और उसके बाद फिर अफ्रीका चले जाएं, अफ्रीका महादेश में भी, एंड पार्ट्स ऑफ अमेरिका, जो दोनों अमेरिका है, नॉर्थ और साउथ, दोनों अमेरिका में इसके गुलाम हैं ही। ये सब देश इनके गुलाम थे, तो इसीलिए हर महादेश में इसके गुलाम रहे ही। तो इसीलिए कहते थे कि अंग्रेज़ों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। तो ये सब के सब ब्रिटिश रूल के अंतर्गत थे।
एज द ब्रिटिश एम्पायर ग्रीव, जैसे जैसे अंग्रेजी साम्राज्य बढ़ा, सो डिड द लैंग्वेज इंग्लिश, और इसी प्रकार उनके साथ साथ अंग्रेज़ी भाषा का भी विकास हुआ। ठीक है। इट एब्जॉर्ब वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ ऑल द कंट्रीज़ दैट वेर कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटिश, और इसने जो है हर भाषा से, हर देश से शब्दों को और शब्दखंडों को जो है एकत्रित किया। जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, हर जगह वहाँ से लोगों से जो है जुड़ते हुए इन्होंने वहाँ के शब्दों को अंग्रेज़ी के शब्द में बदल दिया। यहाँ पर कुछ आप देख पा रहे हैं, एक कुआं दिखाया गया है, द वेल ऑफ इंग्लिश, और इसमें अलग अलग भाषाएं जो है उसके शब्द हैं जिसको कि इस कुएं में डाला गया है। अफ्रीकन शब्द, पर्शियन शब्द, अरेबिक है, तमिल है, इंडियन, अफ्रीकन, अमेरिकन इंडियन है, ठीक है, मलय शब्द है, सहवाली शब्द है, हिंदी है, तर्किश है, ड्यूटन है, ऐसे कई सारे शब्द हैं जो कि सब के सब इंग्लिश में आकर मिल गए और ये इंग्लिश के शब्द बन गए हैं। आप इन शब्दों को स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आप चाहे तो इसको कॉपी पे लिख लें इन शब्दों को, ये शब्द भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर जैसे लिखा है आगे 10 वर्ड्स बिगन पोरिंग इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, हर दिशा से अंग्रेज़ी भाषा में शब्दों का जमावड़ा लगता चला गया। गिविंग इट अ मोर एंड मोर ग्लोबल शेप, और इससे जो है ये पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय आकृति लेने लग गया। अंग्रेज़ी भाषा के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें सभी भाषाओं के शब्द जुड़ते चले गए पूरी दुनिया से, हर जगह से, और ये अंतर्राष्ट्रीय आकार लेता चला गया। There were two main effects of the worldwide spread of English, पूरी दुनिया में जो अंग्रेजी का विस्तार हुआ इसके दो मुख्य प्रभाव पड़े। अब क्या प्रभाव है इसको देखें। पहला है न्यू नेशनल वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश की जो है राष्ट्रीय किस्में बनकर तैयार होने लगी। अलग अलग देश में अलग अलग किस्में अंग्रेज़ी की, जैसे अमेरिकन इंग्लिश बन गया, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश बन गया, कैनेडियन इंग्लिश बन गया, ये सब भी अंग्रेज़ी जो है उपयोग में आने लगे। फिर इन्हीं को न्यू इंग्लिशेस कहा जाने लगा, मतलब इतने तरह के जो नए नए अंग्रेज़ी आने लगे इसको न्यू इंग्लिशेस कहा जाने लगा। दैट इज़ न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश, जो अंग्रेज़ी की नई किस्म है। ठीक है। डेवलप्ड इन कंट्रीज़ वेयर इंग्लिश वाज नो ए मदर टंग, मतलब जहाँ अंग्रेज़ी मातृभाषा नहीं थी वहाँ पर जो है इन भाषाओं का विकास हुआ। जैसे कि इंडिया में हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंडियन इंग्लिश हो गया, नाइजीरिया का इंग्लिश नाइजीरियन इंग्लिश कहलाता है। ठीक है। तो इसको न्यू इंग्लिशेस कहा गया है। अब यहाँ पर कहते हैं न्यू नेशनल वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश, जैसा कि पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं न्यू नेशनल वेराइटी ऑफ इंग्लिश, यहाँ पर उसको पहले डील किया गया है कि एज सून एज इंग्लिश बिगन टू स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे जैसे अंग्रेज़ी दुनिया में फैलना शुरू हुआ, इट बिगन टू चेंज, वो बदलना भी शुरू हुआ। ठीक है। जैसे जैसे अंग्रेज़ी फैला उसमें बदलाव भी हुए। आप देख रहे हैं कि हर देश में जहाँ जहाँ ये पहुँचता जा रहा है वहाँ वहाँ शब्द उसमें जुड़ते जा रहे हैं, तो बदलाव होना लाजमी है। ठीक है। The first change were seen in the different ways in which English began to use in America. पहला बदलाव जो देखा गया वो ये था कि अंग्रेज़ी का इस्तेमाल जिस प्रकार अमेरिका में किया जा रहा था वो एक बदला हुआ रूप था अंग्रेज़ी का। आफ्टर अमेरिका बिकम फ्री ऑफ ब्रिटिश रूल, जब अमेरिका ब्रिटिश रूल से बिल्कुल अलग हो गया, मतलब कि आज़ाद हो गया, जैसे हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था इसी तरह अमेरिका भी आज़ाद हुआ था, गुलाम था वो उसका। The American were eager to show their distinct identity as a free country and began to call their variety of English American English. तो अमेरिकन जो थे वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे ताकि वो अपनी एक विशिष्ट पहचान दुनिया के सामने रख सकें एक आज़ाद देश के रूप में। ठीक है। एक आज़ाद देश के रूप में अपनी पहचान अमेरिकन रख सकें, इसीलिए उन्होंने अपनी इंग्लिश में कुछ बदलाव किए और उस बदलाव को ही उन्होंने जो है अमेरिकन इंग्लिश का नाम दिया। ठीक है। अंग्रेज़ी भाषा में जो बदलाव किए उसको अमेरिकन इंग्लिश का उन्होंने नाम दिया। अमेरिकन इंग्लिश टुडे अमेरिकन इंग्लिश लाइक ब्रिटिश इंग्लिश, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश है वैसे ही अमेरिकन इंग्लिश थोड़ा बहुत चेंजेस है। इज़ रिकग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, इसको भी जैसे ब्रिटिश इंग्लिश को हम लोग वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में जानते हैं, अमेरिकन इंग्लिश भी एक वर्ल्ड लैंग्वेज ही है। ठीक है। थ्रू देयर आर मैनी डिफरेंस बिटवीन देम, हालांकि उनमें बहुत सारे अंतर हैं जो कि आप यहाँ इस टेबल में देख पाएंगे। सम ऑफ दीज डिफरेंस आर शोन बिलो, यहाँ पर कुछ अंतर दिखाए गए हैं। जैसे कुछ शब्द हैं इधर और कुछ शब्द इधर हैं। जैसे वर्ड में ग्राउंड फ्लोर, अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश में लोग
पहले जो हम लोग का घर होता है, पहला माला जो है, नीचे वाला फ्लोर, उसको ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, जबकि अमेरिका वाले जो है उसको फर्स्ट फ्लोर कहते हैं। वहाँ पर ब्रिटिश में उसको रबिश मतलब कचरा और गार्बेज मतलब भी कचरा होता है। वहाँ ब्रिटिश में उसको पेट्रोल कहा जाता है जो गाड़ी में ईंधन यूज़ होता है, यहाँ गैस कहते हैं वो लोग। यहाँ ट्रोज़र कहता है ब्रिटिश लोग, तो यहाँ अमेरिकन पैंट्स कहते हैं। और इंडियन वाले तो सब मिक्स करके यूज़ करते हैं, ट्रोज़र भी बोलते हैं, पैंट भी बोलते हैं, है ना। ग्रामर में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे प्रयोग से बिल्कुल अलग है। हम लोग ग्रामर के रूल्स को फॉलो करते हैं, जबकि यहाँ पर हैव यू गॉट, हैव के साथ भी3 का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ गॉट का भी3 गॉटन के रूप में यूज़ किया गया अमेरिकन में, है ना। रियली गुड को यहाँ रियल गुड लिखा गया है। इट्स 6:45, जो कि ये हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल था, तो हम लोग ब्रिटेन का ये यूज़ करते हैं, जबकि अमेरिकन इसको कहते हैं इट्स 7:15, ठीक है। स्पेलिंग में देखिए कुछ बदलाव है, जिसमें कि चेक का स्पेलिंग आप देख सकते हैं दोनों जगह अलग अलग है। डिफेंस का स्पेलिंग देख रहे हैं, एक जगह CE है तो एक जगह SE है। कलर में हम लोग जो है, आपने बहुत बार देखा COLOR लिखे हुए, जो कि हम लोग बोलते हैं कि गलत स्पेलिंग है, लेकिन नहीं, ये अमेरिकन इंग्लिश है, ये भी सही है, ठीक है। अब यहाँ द इमर्जेंस ऑफ न्यू इंग्लिश, अब नए इंग्लिश की जो है कैसे उत्पत्ति हुई। द सेकेंड इफेक्ट ऑफ द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश वॉज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंग्लिश, मतलब ये दूसरा प्रभाव था। आपने यहाँ पर जो देखा 2 बिंदु थे, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु में न्यू इंग्लिश है, तो वही दूसरे बिंदु को यहाँ डील किया जा रहा है, ठीक है। तो अंग्रेज़ी के विस्तार का ये दूसरा प्रभाव था कि कैसे इंग्लिश जो है वो फैला। लाइक इंडियन इंग्लिश, नाइजीरियन इंग्लिश, जैसे इंडियन इंग्लिश था या नाइजीरियन इंग्लिश था, तो ये भी फैले। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि लाइक अमेरिकन इंग्लिश, जैसे अमेरिकन इंग्लिश थी, दीज वेराइटीज़ डिफर फ्रॉम देयर रिस्पेक्ट एंड फ्रॉम स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश, तो ये भी ब्रिटिश इंग्लिश से, हमारे देश की जो इंग्लिश है वो भी ब्रिटिश इंग्लिश से पूरी तरह से मेल नहीं खाती, उसमें भी थोड़ा अंतर है ना। However, they are close to British English than to American English, लेकिन हमारी इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश से ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि हमारे यहाँ उन्हीं का राज था, न कि अमेरिकन्स का। तो ब्रिटिश इंग्लिश से हम लोग ज़्यादा मेल खाते हैं, जबकि अमेरिकन इंग्लिश से थोड़ा सा अंतर हमारे यहाँ देखा जाता है। इंडियन इंग्लिश फॉर एग्ज़ाम्पल हैज़ डेवलप्ड अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ वर्ड्स, भारतीय इंग्लिश में जो है वहाँ पर बहुत सारे शब्दों के समूह को बनाया गया है, जो कि बिल्कुल अलग हैं अमेरिकन इंग्लिश से और ब्रिटिश इंग्लिश से। एंड सेंटेंस पैटर्न दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन ब्रिटिश इंग्लिश, और यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि ब्रिटिश इंग्लिश से पूरी तरह अलग हैं। कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। इंडियन इंग्लिश कहा गया है वर्ड्स को, जैसे यहाँ पर जो डार्क अक्षरों से लिखा गया है वो आपका ब्रिटिश इंग्लिश है, जबकि इधर जो लाइट अक्षर में है वो आपका इंडियन इंग्लिश है। जैसे फैमिली मेम्बर, तो हम लोग कहते हैं ए मेम्बर ऑफ द फैमिली, परिवार का एक सदस्य। मैच बॉक्स, जिसको हम लोग माचिस की डिब्बी कहते हैं, यहाँ भी है ए बॉक्स ऑफ मैचेस। चॉक पीस, ए पीस ऑफ चॉक है, ठीक है। मनी बैग, जिसको पर्स कहा जाता है। की बंद, चाबियों का गुच्छा है, ए बंच ऑफ कीज़। बंद है, जिसको लेबर स्ट्राइक हम लोग कहते हैं, बंद मतलब वो धरना जिसको कहते हैं, हड़ताल, ठीक है। गोडाउन है, जिसको वेयर हाउस कहते हैं। आप में से कुछ लोग जो है कुछ गेम के दीवाने होंगे, PUBG वाले, तो उनको ये वेयर हाउस समझ में आ रहा होगा, गोडाउन। लाख है, तो 100,000 को लाख कहता है, ठीक है। स्टिर है, जिसको एजिटेशन कहते हैं, मतलब हिचकिचाहट। और बैकवर्ड क्लास, पिछड़े वर्ग हैं, जो कि डिप्राइव्ड ग्रुप। और फिर है मिलिट्री होटल, जिसको नॉन वेजिटेरियन होटल कहा गया है, मतलब कि मतलब मांसाहारी भोजन, नॉन वेजिटेरियन है। और फिर पिन ड्रॉप साइलेंस, जिसको डेड साइलेंस कहा गया है। और प्लेटफॉर्म मतलब कि पेवमेंट और साइड वॉक, मतलब जो फुटपाथ कहते हैं हम लोग। और यहाँ से थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया है, ये डार्क अक्षर जो हैं वही हैं आपके इंडियन इंग्लिश के शब्द, और ये लाइट वाले ब्रिटिश इंग्लिश के शब्द हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रामर में भी कुछ अंतर दिखाया गया है कि आई एम ऑनिंग 2 हाउसेस, तो यहाँ आउनिंग के जगह आउन को यूज़ किया जाता है, मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में। शी इज़ नोइंग, तो यहाँ शी नोज़ हो जाएगा ब्रिटिश इंग्लिश में। फिर पे अटेंशन ऑन, तो पे अटेंशन टू हो जाएगा ब्रिटिश इंग्लिश में। तो हु यू हैव कम टू सी, तो हु हैव यू कम टू सी हो जाएगा ब्रिटिश इंग्लिश में। तो इस तरह से कुछ चेंजेस हैं। व्हाट दिस इज़ मेड ऑफ, तो व्हाट इज़ दिस मेड ऑफ हो जाएगा,
ठीक है। यू लाइक कॉफ़ी इज़न्ट इट, तो यहाँ डोंट यू हो जाएगा। यू आर लेट इज़न्ट इट, तो आरंट दे हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ चेंजेस हैं हमारे और ब्रिटिश इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पर नसीम एग्जिकिल, ठीक है, एग्जिकिल नाम करके कोई एक इंग्लिश पोइट्री के फेमस राइटर रहे हैं। ए फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश पोइट्री हैज़ गिवन अस अ स्टेरिफाइड वर्जन ऑफ इंडियन इंग्लिश। उसने जो एक विस्तृत रूप दिया है हमें इंग्लिश का, इंडियन इंग्लिश का, इन द पोएम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी.एस. तो उन्होंने एक कविता लिखी थी जिस कविता का शीर्षक था गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी.एस. ठीक है, ये कविता देखें क्या है। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी.एस. इसमें लिखा है कि फ्रेंड्स, दोस्तों, आवर डियर सिस्टर, हमारी प्यारी बहन, इज़ डिपार्टिंग फॉर फॉरेन, ये विदेश को जा रही है, विदेश के लिए जा रही है। इन 2-3 डेज़, 2-3 दिनों में ये विदेश को चली जाएगी। एंड वी आर मीटिंग टुडे, और हम आज मिल रहे हैं, टू विश हर बॉर्न वॉयज, और हम उनसे मिल रहे हैं आज उनकी शुभ यात्रा की मंगल कामना के लिए, ठीक है। यू नो ऑल नोइंग फ्रेंड्स, यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स, आप लोग सब जानते हैं दोस्तों, व्हाट स्वीटनेस इज़ इन मिस पुष्पा, मिस पुष्पा में क्या मिठास है। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस, मैं केवल बाहरी मिठास की बात नहीं कर रहा, बट इंटरनल स्वीटनेस, मैं बल्कि उनके आंतरिक मिठास की भी बात कर रहा हूँ। मिस पुष्पा इज़ स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, मिस पुष्पा जो है मुस्कुरा रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। इवन फॉर नो रीज़न, बिना किसी कारण, बट सिंपली बिकॉज सी इज़ फीलिंग, क्योंकि वह इसे महसूस करती हैं, इस मुस्कान को वो महसूस करती हैं, इसीलिए वो मुस्कुरा रही हैं। मिस पुष्पा इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली, मिस पुष्पा जो है बहुत ही उच्च परिवार से आती हैं। हर फादर वाज रिनाउंड एडवोकेट, उनके पिता जाने माने अधिवक्ता थे। इन बलसार और सूरत, वो या तो बलसार में होंगे या सूरत में होंगे। आई एम नॉट रिमेंबरिंग विच प्लेस, मुझे याद नहीं कि किस जगह पर। इस वाक्य में आप देखेंगे, इस पूरे कविता में हर जगह आपको जो है ING का, जैसे वी आर मीटिंग टुडे लिखा है कि यू ऑल आर नोइंग है, ठीक है, या फिर जो है स्माइलिंग स्माइलिंग दिया है, ठीक है, सी इज़ फीलिंग है, पुष्पा इज़ कमिंग है ना, या आई एम नॉट रिमेंबरिंग है। जबकि ऐसी चीज़ों का प्रयोग हम लोग नहीं करते, जैसे हम लोग लिखते हैं आई डू नॉट रिमेंबर विच प्लेस, मुझे याद नहीं कौन सी जगह, ठीक है। मिस पुष्पा कम्स, मिस पुष्पा जो है आती हैं, इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग जो है हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पर हर जगह प्रेजेंट कंटिन्यूस में वाक्य को बनाया गया है, ठीक है। तो ये अंतर है हमारे और ब्रिटिश इंग्लिश में। और इस तरह से ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। और इसके साथ मैं आपको आज का वर्ड मीनिंग दे दूँ। वर्ड मीनिंग मुझे पहले देना था लेकिन वो मैं दे नहीं पाया, तो ये वर्ड मीनिंग आप लिख लें। इसका वर्ड मीनिंग्स का आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में लिख सकते हैं, या फिर जो है आप धीरे धीरे करके इसे लिख लें रोक कर वीडियो को। तो इतने ही वर्ड मीनिंग्स हैं इस कहानी में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ग्लोबल इंग्लिश का जो मैटर था ये आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, समझने में कोई परेशानी हो, तो उसके लिए आप कमेंट में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब देने को तत्पर हूँ, तैयार हूँ। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है हमें कि हमारे वीडियो पर कितनी लाइक्स आती हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप शेयर करें, चाहे आप फेसबुक यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना मेरी प्राथमिकता है, क्योंकि मैंने इस चैनल को इसी उद्देश्य से बनाया है कि मैं समस्त बिहार के बच्चों को निःशुल्क और अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कर सकूं। तो इस मुहिम में आप मेरा साथ दें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में या हर जगह टेलीग्राम पर, जहाँ भी आपके पास साधन हो, शेयर ज़रूर करें। और अपने कमेंट्स आप करते रहें। किसी भी तरह की दिक्कत हो कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं हमेशा आपके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।